प्लास्टिक सर्जरी एग्जैक्टली होती क्या है? रिपेयर, रिजुविनेट, रेस्टोर एंड रिकंस्ट्रक्ट, तो ये किसी को पता नहीं है। और वैसे भी लोग ज्यादातर आजकल गूगल पे रिलाय करते हैं। हाफ नॉलेज, 3/4 नॉलेज, 90% नॉलेज इज आल्सो डेंजरस। ये दादी रेमेडीज हैं, ये सब चीजें हार्मफुल है। एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट भी है काफी सारे। आधे से ज्यादा झोला छाप है, आधे से ज्यादा फर्जी है। गवर्नमेंट को भी कोई एक्शन लेना चाहिए। लंबा प्रोसीडिंग चलता है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये सब करें। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ जो आज भी बात करें तो गूज़बम्प्स हो जाए? 10 साल बाद एक कोई पेशेंट दिखाने आता है, बोलता है आपको याद है आपने, that gives you goosebumps। तो आकृति क्लिनिक का अभी आपका क्या विजन है? छोटी जगह पे क्लास ट्रीटमेंट देना है। मेरे पास जो मशीन्स है सबसे एडवांस है, भले ही मैं कम कर रहा हूँ लेकिन मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। इस फॉर माय मोटो। Hello everyone, so this is Multimuse Disha and I am here with a very special guest, Dr. Deepak Kothari, who is renowned doctor for plastic surgery and cosmetic surgery, and he has a very bright clinic. The name is Akruti Clinic. So we are going to talk about each and everything with him. So let's discuss his journey from his mouth. Thank you Disha for inviting me for the podcast. I'm very excited about it. Anytime, Dr. Deepak. So, Dr. Deepak, I just would like to know all about you, but हम start करते हैं about yourself. So, Okay. can you just give me a brief about yourself? How is your education? What is your background? Yeah. I did my MBBS from Bhopal, GMC Bhopal, and then I did my MS from Pune, BJ Medical College Pune, and then I did my MCH from JJ Bombay, Grand Medical College, and after that I did DNB also, in which I was a gold medalist 2012 year India topper. From there, this is my whole education journey. Okay, so it's in Madhya Pradesh basically. It's no Bhopal, and then Pune, is Maharashtra. Mostly Maharashtra, Okay. and then first half is Madhya Pradesh, second half is Maharashtra. Okay. Madhya Pradesh was a part of Chhattisgarh, and Chhattisgarh and Madhya Pradesh were combined at that time. Correct. But now they have separated. But any which ways, आप cities में ही थे हमेशा से. हाँ, cities तो में ही था। आप basically कहाँ से हैं? मैं यहाँ भिलाई, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से. Yes. तो एक गांव से उठकर शहर में. गांव नहीं है, ये भी एक शहर है। ये भी भिलाई एज अ स्टील प्लांट। बट कंपैरेटिवली मुंबई ये तो वैसे ही हो जाता है ना, पुणे मुंबई। I call it a tier 2 city. Mumbai is a tier 1 city. All metros are tier. Pune is also a tier 1 city now. But मैं tier 2 city से yes. Yes, you can say that. So after your education, what you have done? मतलब start कहाँ से किया आपने? अपना career journey कहाँ से start किया? Career journey मेरा मुंबई से start हो गया था. After my education, after doing my MCH in plastic surgery, I did 1 year. I worked in Sion Hospital in Mumbai, and after that I packed my bags and came back and started all from zero to from Bhilai only. अच्छा, from scratch यहीं से आपने चालू करा? Yes. तो क्यों ऐसा, मतलब मुंबई जैसी सिटी छोड़ करके वापस से मतलब भिलाई आना? अब एक तो मुझे हमेशा घर आना था वापस। एक घर का जो सुकून है वो मुंबई में नहीं है। फास्ट, मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है, और ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। Immediately after finishing my MCH, I had offers from 3-4 hospitals there. Okay. But एक घर आने का एक रिलैक्सन, और मुझे वैसे भी बहुत शौक है कि जहाँ पे जो चीज़ नहीं है वहाँ पे वो चीज़ को क्रिएट करना। ओके, तो ये कहीं कोई सोशल एंगल था आपके दिमाग में या सिर्फ घर वापसी? नहीं, सोशल एंगल से ज्यादा आप कीड़ा बोल सकते हैं कि आपको जो चीज लोगों को नहीं पता है। क्योंकि जब मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, तो उनको भी नहीं पता है कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या होता था। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि टायर 2 सिटीज में बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत थी। आगे जर्नी में मैं बताऊंगा कि कैसे मुझे अभी तक उस चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। बट आई लाइक दैट, आई लव दैट। You love the challenges, yes, basically. I love the challenges. नहीं तो मुंबई सायन हॉस्पिटल और ये सब नाम तो सुने हैं, और ये वहाँ सब पे छोड़ अपने करके चैलेंजेस हैं। वहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, और मैं उतना प्रोफेशनल शायद कभी हो नहीं पाया हूँ ऐसा। अच्छा, so somewhere you are very grounded. Yeah, I Can we say that? I feel so. You feel so. तो यहाँ पर आकर फिर आपने स्टार्ट किया अपना खुद का जर्नी? Yes. यहाँ पर आके मैंने अपना खुद का जर्नी स्टार्ट किया। तो यहाँ पे किसी के अंडर कुछ स्टार्ट किया या खुद से ही? जब मैं आया था यहाँ पे तो पूरे छत्तीसगढ़ में देयर वर ओनली 6 प्लास्टिक सर्जन्स जो मेरे से पहले थे, पूरे छत्तीसगढ़ में। देयर आर 27 डिस्ट्रिक्ट्स और 28 डिस्ट्रिक्ट्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट इतने प्लास्टिक सर्जन थे। अच्छा। और मैं 8th था। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। मेरा अपना, मैं फर्स्ट शुरुआत में मतलब एवरी मंथ आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड मीट डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स देयर, बताने कि हम एज ए प्लास्टिक सर्जन क्या क्या काम करते हैं।
अच्छा। तो मेरा एवरी मंथ का ट्रैवल ही अराउंड 10,000 किलोमीटर्स था। एक अरे साल बाप में रे। मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल गई थी, ओह। जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर अब उस जर्नी को भी काफी मतलब टाइम हो गया। एक्सप्लोर और रिसर्च आपने भी अपने एंड से अच्छा बहुत खासा बहुत किया। करना, अभी भी कर ही रहा हूँ मैं ये बोलूंगा, बट हाँ उस समय कुछ ज्यादा ही था। चैलेंजेस डिफरेंट यस, थे, बहुत डिफरेंट। कंपटीशन लेवल भी डिफरेंट था। हाँ, कंपटीशन लेवल कुछ था, अवेयरनेस ही नहीं था, तो कंपटीशन में नहीं कंपटीशन। बोलूंगा कि कंपटीशन अब आ गया है। अब एट प्रेजेंट अभी 12 इयर्स डाउन 2013 से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है यहाँ पे दुर्ग भिलाई रायपुर में। हाँ। एंड अभी 2026 13 इयर्स में नाउ देयर आर 35 प्लस प्लास्टिक सर्जन्स। ओह। सो दिस इज द चेंज अब कह सकते हैं। नाउ कंपटीशन है, बट आई फाइंड दैट कंपटीशन आल्सो वेरी हेल्दी। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आपको काम करने में मजा आएगा, लर्निंग भी मिलती है, लर्निंग क्योंकि मिलती नई है, नई आप उतना टेक्नोलॉजी ज्यादा है। अपने आप को एडवांस करते हो। यू विल करेक्ट। ऑलवेज से आप बैठ जाओगे तो यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर, स्पेशली अ प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तभी हमारे बुक्स में मोर देन 20,000 प्रोसीजर्स हैं। हाँ। तो सब चीजें तो देखते नहीं है, सब चीजें करते भी नहीं है। करेक्ट। प्रैक्टिस में आते 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 करते हैं। तो आप जितना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, जितनी ज्यादा नई चीजें करोगे, तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं बताऊंगा, जैसे वेरिकोज वेन से एक प्रॉब्लम होती है, करेक्ट। जिसका यहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं था। मैं फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ हूँ जिसने लेजर स्टार्ट किया यहाँ पे। ओह। उसके पहले मैं जाके एक जगह ट्रेनिंग लेके आया 1 मंथ का, एंड देन आई स्टार्टेड लेजर फॉर वेरिकोज फर्स्ट इन। इसके पहले सारे पेशेंट्स इधर वही या तो नागपुर जाएंगे या मुंबई जाएंगे या हैदराबाद जाएंगे, ऐसे करके ऑपरेट करा के आते थे। अच्छा। सो दिस इज हाउ जर्नी मूव्स। लोगों को शायद आज भी नहीं पता चलता वेरिकोज वेन का, तो अगर ऐसे बात करें तो नहीं समझ में आता है। मेरे दाढ़ी सफेद हो गई, लोगों को अवेयरनेस करने पड़ती है वेरिकोज वेन से एक प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ऐसा करके। करेक्ट करेक्ट। बहुत स्ट्रगल तो किया ही होगा आपने, और फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर उतने प्लास्टिक सर्जन उस टाइम पे नहीं थे, हाँ, आपने लोगों को अवेयर किया, तो बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे। हाँ चैलेंजेस आए, क्योंकि ये टू वे थिंग है। अगर मैं पेशेंट्स को अवेयर नहीं करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। एक लेवल ऑफ एजुकेशन भी बहुत मैटर करता है। Correct. मुंबई, दिल्ली, ये सब में ये होता है कि ऑलरेडी पेशेंट आपके पास सब कहीं थोड़ा कहीं बहुत से literate होता जांच है। करा के, और पूरा इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको Correct. फिजिशियन को दिखाना है तो वो फिजिशियन को दिखाएंगे, चेस्ट फिजिशियन को दिखाना है चेस्ट फिजिशियन को Correct. दिखाएंगे। हमारे उसमें उल्टा है। हमारे उसमें अगर प्लास्टिक सर्जन के पास डायरेक्ट पेशेंट्स बहुत कम, मेरे पास शुरू में 5 इयर्स तक डायरेक्ट पेशेंट्स तो थे ही नहीं। ओह। इधर थ्रू सम जिनसे मैं मिला हूँ, डॉक्टर से मिला हूँ, उनको पता है कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे कि हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। तो डॉक्टर्स के थ्रू पेशेंट्स आए, फिर पेशेंट्स बनना चालू हुए, पेशेंट्स के थ्रू पेशेंट्स आए, ऐसा होता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, रही। ये सबसे बड़ा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ब्रांच होके रह गई थी। सुपर स्पेशलिटी में सर्जिकल ब्रांचेस में कुछ कुछ ब्रांचेस इनडायरेक्ट ब्रांचेस बन जाती हैं, उसमें से एक प्लास्टिक सर्जरी है। कुछ डायरेक्ट ब्रांचेस रहती हैं, जैसे यूरो सर्जरी आप बोलेंगे। हाँ। वो डायरेक्ट है, किसी को यूरिन का प्रॉब्लम होता है वो तो दे विल कंसल्ट यूरो सर्जन, बट प्लास्टिक सर्जरी में जब पता ही नहीं है क्या काम होता है तो फिर कैसे करेंगे। और वैसे भी लोग ज्यादातर आजकल गूगल पे रिलाय करते हैं, गूगल पे चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा सर्जन मेरी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देगा। तो आई थिंक सिटी की लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। हम बहुत परेशान हैं, मतलब मैं खुद परेशान हूँ। गूगल सर्च को मैं बुलाता हूँ इडियट सिंड्रोम। अच्छा। इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट, इट्स अ प्रॉपर सिंड्रोम जो गूगल नहीं बनाया है। तो गूगल सर्च करके तो आते हैं पेशेंट्स, लेकिन गूगल सर्च वाले पेशेंट बहुत ज्यादा फंसी रहते हैं। उनको वो लोग नेगेटिव न्यूज ज्यादा देखते हैं, वो लोग कुछ एडिटेड रिजल्ट्स भी बहुत देखते हैं, एंड दे वांट दैट। करेक्ट। तो कह सकते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस वाला सीन उनके साथ ज्यादा होता है। हाफ नॉलेज, 3/4 नॉलेज, 90% नॉलेज इज आल्सो डेंजरस। यू शुड हैव फुल नॉलेज। आप डॉक्टर पे छोड़ दो ना, मतलब इफ यू आर नॉट रिलाइंग और ट्रस्टिंग ऑन द डॉक्टर, देन यू चेंज द डॉक्टर, बट आप गूगल इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मत लो। करेक्ट है। हाँ। लेकिन एज अ प्लास्टिक सर्जन आप तो बाद में आए, उसके पहले लोग नॉर्मल स्किन स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर के पास तो जाते ही थे चीजों के लिए। तो आपने वो मार्केट कैसे ब्रेक किया? मतलब स्किन का प्रॉब्लम एक अलग चीज होती है, प्लास्टिक सर्जरी का रिक्वायर्ड होती है, वही मतलब वहां पर पेशेंट को कैसे अवेयर किया? स्किन और प्लास्टिक, स्किन इज अ क्लिनिकल ब्रांच, उसमें सर्जिकल एस्पेक्ट बहुत थोड़ा सा रहता है। डर्मेटो सर्जरी बोलते हैं उसको, जो कि फेस से रिलेटेड जो लोकल के होते हैं। अच्छा। एंड प्लास्टिक सर्जरी टोटली डिफरेंट है। और ये मार्केट मैं सही बोलूं तो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, ये भी आप करते हैं? ये मेरे पास रिप्लाई आता है। तो ये मार्केट में अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप जैसे आप हैं, आपके थ्रू शायद और कुछ हजारों को पता चलेगा कि प्लास्टिक सर्जरी में ये भी होता है। तो वैसे आई एम स्टिल ट्राइंग, क्योंकि स्टिल वी कैन से कि ये जो आपका जॉनर है ये अभी तक कहीं ना कहीं अनटच्ड है, पूरी तरह से मार्केट अप नहीं हुआ है, नहीं हुआ है।
people are still struggling to understand the cosmetic surgery और plastic surgery exactly होती क्या है. People are still difficult for people to understand कि होता क्या है. उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है ये समझना कि ये छोटी सिटीज में भी होता है, टायर 2 सिटीज में भी होता है. कोई पेशेंट पूछता है जैसे इसका हम बॉम्बे में इलाज करा ले क्या, तो मैं पहले तो चिढ़ जाता था. हाँ. फिर मैं बोलता था आपको कराना है आप करा लो, तो मैं भी बॉम्बे से ही आया हूँ. हाँ. जहाँ पे आप कराने जाओगे शायद मैं वहीं से ट्रेन होके आया हूँ. करेक्ट. तो वहाँ पे भी आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉस्पिटल मिल जाएगा या डॉक्टर मिल जाएगा. आई एम फ्रॉम द सेम प्लेस एंड आई हैव परफॉर्म विद ऑल अदर पर्संस देयर ओनली. सो अब आपको डिसीजन आपका है. डिसीजन आपका है, छोड़ देते हो आप ऐसा कह के पेशेंट को. ऑब्वियसली उसको उसका डिसीजन लेने दो. बट ये है कि आप एक लेवल काउंसलिंग तो जरूर देते हो टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड के क्या डिफरेंस है क्या नहीं. यस. पहले उस सब चीजों में इरिटेशन होता था, बट अब यूज्ड टू भी हो गए. अब यूज्ड टू हो गए. यूज्ड टू हो गए. अब मैच्योरिटी और बढ़ गई है चीजों को लेकर. मैच्योरिटी तो और एक्सेप्टेंस बढ़ गया है बेसिकली कि लोग नहीं समझ पा रहे तो मुझे समझाना है. मुझे समझाना है. मुझे समझाना. बट आई एम फाइंडिंग दिस वेरी, मुझे अच्छा भी लगता है ये चीजें करना. हाँ. समझाना, बताना कि हम ये भी करते हैं. दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ना, क्योंकि एक डॉक्टर अगर काउंसलिंग प्रॉपर नहीं करेगा तो पेशेंट अपना मेंटोर नहीं कहेंगे, मतलब पेशेंट अपने आप को कैसे कंफर्ट जोन में लेकर आएगा. हाँ. बात करने के लिए कि एग्जैक्टली उसे प्रॉब्लम है क्या. आजकल मिथ भी बहुत है कि मतलब कोई भी आज आप मुझसे अगर बोलो कि स्किन पे जा करके आप कोई ट्रीटमेंट करा लो, मैंने काफी चीजें सुनी, एडवर्टाइजमेंट्स देखती हूँ मैं भी, तो ग्लूटाथायन हो गया, माइक्रो नीडलिंग हो गया, ये सब बहुत मैंने कॉमन सुना हुआ है. ये कराने से स्किन अच्छी हो जाती है, एजिंग को आप फॉरएवर बाय बाय बोल देते हो. आप भी तो गूगल बहुत देखते हो ऐसा लगता है. बट मिथ्स हैं प्लास्टिक सर्जरी में, बहुत मिथ्स हैं. सबसे पहला मिथ है प्लास्टिक सर्जरी में हम कुछ बाहर का मटेरियल यूज करते हैं. हाँ. ऐसा नहीं है. प्लास्टिक सर्जरी में मैं थोड़ा डिटेल में इसमें जाऊंगा मिथ्स, क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट के चैनल के थ्रू बहुत सारे क्लियर कर सकता हूँ. अच्छा. 5 R's होते हैं प्लास्टिक सर्जरी. रिफाइन, रिपेयर, रिजुविनेट, रेस्टोर एंड रिकंस्ट्रक्ट. रिफाइन मतलब हम कुछ चीजों को टचअप करके अच्छा बनाते हैं. ठीक है. रिपेयर मतलब जो रिपेयर करने लायक ऑर्गन जैसे कट, फेस कट्स, वुंड्स और डिफिकल्ट चीजें उसको रिपेयर करते हैं. रिजुविनेट मतलब एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, जो आप जो ग्लूटाथाइन की बात कर रहे हैं, नॉन क्लिनिकल मतलब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स एंड अदर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, और बहुत सारे बॉडी रिपेयर के, बॉडी काउंटरिंग से सब. करेक्ट. फिर रेस्टोर. रेस्टोर मतलब कुछ चीज का लॉस हो गया है, जैसे टेंडन्स वगैरह कट जाते हैं, एक्सीडेंट्स में नस वगैरह कट जाती है, उसको हमको वापस से बनाना. वापस से उसका फंक्शनिंग लाना. रेस्टोर इज मोर ऑफ फंक्शनिंग. एंड उससे फिर आता है एक रिकंस्ट्रक्ट, मतलब कुछ चीज कैंसर सर्जरीज में सर्जन्स निकाल देते हैं, उसको वापस बनाना बॉडी के पार्ट से या दूसरे पार्ट से. तो ये 5 कंपोनेंट है प्लास्टिक. तो ये किसी को पता नहीं है. अब उनको ये दूसरा एक मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगा होता है, मतलब प्लास्टिक सर्जरी हमेशा बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है. करेक्ट. तो जैसे लोगों को हर्निया के बारे में कोई नहीं है. कुछ सर्जरीज हर्निया में जितना खर्चा आता है उससे भी कम में होती है प्लास्टिक सर्जरी में. अच्छा. कुछ उससे रेंज होती है. वी हैव अ रेंज ऑफ n नंबर ऑफ सर्जरी. हम लोग टो से लेके हेयर तक काम करते हैं. अच्छा. तो हर उसके प्रोसीजर अलग है, हर उसके सर्जरीज अलग है, हर उसके ट्रीटमेंट अलग है. करेक्ट. सो दिस इज द थिंग जो मिथ हम दूर करते हैं. फिर एक मिथ आता है कि जैसे कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएंगे तो अच्छा रहेगा, हम इंटरनेट से देख के आएंगे, हम रिजल्ट्स में एक मिथ आता है कि हम पूरा मेकओवर हो जाएंगे, हम पूरा फेस ही बदल देंगे. ऐसा नहीं है. हम किसी की नाक छोटी है तो उसको थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं, किसी की बड़ी है उसको थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं, पर बहुत बड़ी नाक को छोटी नहीं कर सकते ना. हम बिपाशा बसु के एक्सपेक्टेशंस नहीं ला सकते. कोई आएगा मेरी नाक फोटो दिखाएगा सीधा कि बिपाशा बसु जैसी नाक बना दो. अरे बाप रे. और उसकी नाक बहुत छोटी सी है. बिपाशा हैज अ बिगर नोज. नहीं बना सकते. नहीं पॉसिबल. पूरा फेस का फिर हमको समझाना पड़ता है कि आपको पूरा फेस का प्रोफाइल बिगड़ जाएगा, क्योंकि नोज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फेस. ऐसे बहुत सारे छोटे 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 अभी तक दूर ही कर रहा हूँ मैं मिथ्स. बट ये मिथ्स भी ना शहर वाले पेशेंट्स को ज्यादा रहते हैं. अब मेरे पास, क्योंकि मैं टायर 2 सिटी में हूँ, जैसे बताया, तो एक सेग्रीगेशन है. टायर भिलाई इज अ सिटी. करेक्ट. बट भिलाई हैज अ वेरी कैचमेंट एरिया आल्सो. दुर्ग भिलाई हैज अ वेरी, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस. तो मेरे पास गांव के पेशेंट्स भी हैं और मेरे पास शहर के पेशेंट्स भी हैं. गांव के पेशेंट्स को कन्विंस करना और वो करना बहुत ईजी है. शहर के पेशेंट को बिल्कुल ईजी नहीं है, क्योंकि उनको कन्विंस करने में कभी 2 काउंसलिंग, कभी 3 काउंसलिंग, कभी 4 काउंसलिंग लगती है. उसके बाद भी वो लोग कन्विंस नहीं होते हैं बहुत बार. एंड रॉन्ग क्या लगता है कि उस मिथ के चक्कर में, अपने सुपरस्टिशन या मिथ के चक्कर में वो
गलत जगह फिर ट्रीटमेंट कराते हैं। एक मिथ है भी कि हम सुंदर बनाते हैं, हाँ हम बिल्कुल सुंदर बनाते हैं, पर हम पार्लर वाला ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जिनको सुंदर बनना है, मैं अभी जस्ट वही पूछने वाली थी कि सैलून और पार्लर्स में भी आजकल चीजें होती है, एथिकली भी रॉन्ग है, अच्छा, लीगली भी रॉन्ग है, उसके बाद भी हो रही है चीजें। सैलून में आजकल आप देखेंगे बजट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली मतलब आप अपना चेहरा किसी को दे दो, क्या किसी ने रीड नहीं किया है आपका, हर का फेस डिफरेंट होता है। अब सैलून में तो केमिकल्स तो एक ही है ना, वो लगा देंगे, आपका चेहरा जल जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे। एक केस खराब, मतलब रिस्क नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है। वो लोग लेजर्स रखे हैं, लेजर्स का बहुत डिफरेंट इंडिकेशन होता है। हम लोग का पूरा एक चैप्टर चलता है लेजर पे, हम लोग की पूरी एक सेशन चलता है लेजर पे, हमारी लेजर की अलग से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं फॉर यूजेस ऑफ लेजर, करेक्ट। और सैलून वाले रखे हुए हैं, सैलून वाले मेरे पास अभी 40 केसेस का सीरीज है कि वो कान गौड़े हो जाते हैं, तो सैलून में वो कुछ चिपका देते हैं, या पूरा कान लॉस हो चुका है। ऐसे 40 केसेस है जिनको मैंने बनाया है, 40 केसेस का सीरीज हो गया। और मैं भी थोड़ा सा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम में, अच्छा। उसमें ये एग्जांपल्स देता हूँ कि आप लोग हाइड्रा फेशियल हो गया, उसमें दो होते हैं, एक सैलून वाले रखे हैं मशीन, हम लोग करते हैं मेडिकेटेड हाइड्रा फेशियल, क्योंकि हर का फेस डिफरेंट है। फेस को एनालाइज करके आपको क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, तभी तो आप करोगे। एक कोई भी आके कर देगा। आजकल बहुत अच्छी रील्स आ रही है वैसे इंस्टाग्राम में, एक सैलून, डिफरेंस बिटवीन सैलून एंड क्लिनिक, उसमें सैलून में आ रहा है मशीन जल गई है, पेशेंट उठ के भाग रहा है, ऐसा ऐसा, हमको देख के बहुत मजा आता है। ऐसी रील्स और पॉपुलर होनी चाहिए, ऐसा लगता है। आपके फेवर में हो रही है? फेवर में नहीं हो रही है, दिस इज राइट एक्चुअली, लीगली ऑल्सो राइट, एथिकली ऑल्सो राइट, सैलून पीपल। और एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है अभी की गली गली में आपको हर सेकंड सीट में एस्थेटिशियन, एस्थेटिक प्रैक्टिशनर मिल जाएगा। एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट भी है काफी सारे। नहीं, दे आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट, अच्छा, दे आर नॉट सर्जन्स, बट दे दे आर नॉट कॉल कॉस्मेटिक देमसेल्व्स दैट सर्जन। ओनली। यस, आधे से ज्यादा झोला छाप है। अच्छा। अब कुछ आपने सुना होगा कि मतलब कंट्रोवर्सीज में थोड़ा सा आता हूं मैं, कि कुछ जगह हेयर ट्रांसप्लांट के आप बोर्ड्स देखेंगे, वो देखेंगे, वहां पे उनके टेक्नीशियंस करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा। और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी फ्रेटर्निटी पे पड़ जाता है। दे आर नॉट क्वालिफाइड। एक महीने में कोर्स में आप ये सोचिए कि मैंने 3 साल पढ़ाई करने के बाद कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटोलॉजी के लिए अलग से 1.5 साल ट्रेनिंग ली है। बिल्कुल। एक महीने में कोर्स के बाद आप क्या बैठ के कर सकते हो क्या वो चीज? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एंड यू आर नॉट क्वालिफाइड ऑल्सो, आपको उसका आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आपके करिकुलम में ही वो नहीं। करेक्ट। सो हर गली में आपको एक ब्यूटिशियन मिल जाएगा, बड़े बड़े बोर्ड्स मिल जाएंगे, लोग पेपर में बड़ा बड़ा ऐड देते हैं, ये क्लिनिक में यहाँ पे ये ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, सब आधे से ज्यादा फर्जी है। मैं बस इतना बोलूंगा, आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको फेस बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पहले डॉक्टर को दिखाओ। करेक्ट। आपको बस टचअप करना है, ये करना है, बाकी चीजें करना है, तो आप जाइए, ये क्लिनिशियंस के पास जाइए, एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स के पास जाइए। बट जहां भी जाते हो, जस्ट आस्क देयर डिग्री, जस्ट आस्क देयर क्वालिफिकेशंस, आपने क्या किया है, आपका हक है वो पूछना। बिल्कुल, मेरे से कोई पूछेगा, मैं बहुत प्राउडली बताता हूँ कि मैंने इतने साल पढ़ाई करी है, पर आप क्लिनिक में, छोटे क्लिनिक में जाके पूछोगे तो कोई थोड़ी बता पाएगा। सही बात है। और ऐसे आप प्लास्टिक सर्जन हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, मतलब आप ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि एक कम्युनिटी आप अपने पूरे डिपार्टमेंट की बनाओ, प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन की, और उसमें ये डिस्कस करो कि हाउ यू गाइस कैन फेस दिस प्रॉब्लम एंड हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, हमारी कम्युनिटी है, हमारा नेशनल बॉडी एक एसोसिएशन है, एफसी करके। हमारा रीजनल एसोसिएशन भी है, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट, एमपी स्टेट का अलग से प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन है, एंड हर स्टेट का अलग अलग है, और हम लोग इसमें फाइट कर रहे हैं। अच्छा। अभी आपको बताओ, 4 स्टेट्स में ये रूल आ गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट कैन ओनली बी परफॉर्म बाय प्लास्टिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा। आप सुने होंगे डेंटिस्ट भी कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, व्हिच इज दे आर आल्सो लीगली नॉट एंटाइटल्ड टू हेयर ट्रांसप्लांट। भाई दांत देखना है, they do certain certifications and then they can perform, they are still they cannot do। okay। और ये कोर्ट से रूल आ गया है, कोर्ट से लॉ आ गया, हाई कोर्ट से इस चीज का रूलिंग आ गई है। अच्छा। तेलंगाना में ये वो, आप तो सोशली बहुत एक्टिव हो ना, तो ट्राया का एड आपने कभी ना कभी देखा होगा। बिल्कुल। अभी आप न्यूज पढ़े, ट्राया में बॉडी एसोसिएशन गया है, और वहां पे पता चला है कि दे जस्ट ऐड कर रहे हैं, पर वहां पे कोई भी ना सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, ना सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ना सर्टिफाइड एस्थेटिशियन है। वो लोग बस ऐड करके अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और कितने लोगों ने ट्रायल लिया होगा, कितने लोगों ने ट्राई किया होगा। मैं नहीं बोलता रिजल्ट नहीं आएगा, भाई आप कुछ भी चीज को लगाते हो, किस चीज से रिजल्ट आता है आपको पता नहीं है, प्रूवन चीजें होने चाहिए, बट था तो फर्जी। करेक्ट। था तो क्वालिफाइड नहीं, था तो एजुकेटेड नहीं। अब जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है,
एक इंडस्ट्री बन गया है। हेयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है। करेक्ट। 1000 ब्रांड्स होंगे हेयर ट्रांसप्लांट तो के। कहीं ना कहीं हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी देखो गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट कर रही है, पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है इस तरह के ट्राया हो गया या कोई भी और अलग इंस्टीट्यूट्स हो गए, क्लिनिकल इंस्टीट्यूट्स हो गए जो ये परफॉर्म हाँ कर रहे एक्टिविटी। सो व्हाट डू यू फील गवर्नमेंट के को भी कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी काफी सारी आजकल पॉलिसीज और प्लान्स निकाले हैं। बिल्कुल लेना चाहिए, और गवर्नमेंट उसी के लिए अभी हमारा स्ट्रगल चल रहा है। हमारा एसोसिएशन हर स्टेट से अपने अपने लेवल पे फाइट कर रहा है। अच्छा। पर आप तो जानते हैं ना कि फाइट करना एक अलग चीज होती है, फाइट के रिजल्ट्स आना में बहुत टाइम लगता है। करेक्ट। आप किसी पे क्वेश्चन कर रहे हो, फिर आप ही को उसका जवाब देना है, फिर बहुत लंबा प्रोसीडिंग चलता है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये सब करें। दिस इज अनहेल्दी कंपटीशन जो हम लोग बोलते हैं। आप मतलब 35 प्लास्टिक सर्जन है, 35 और आ जाएंगे एंड दे आर डूइंग गुड वर्क, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट 35 प्लास्टिक करोड़ के जो 350 एस्थेटिशियंस बैठे हैं ना, दे आर गिविंग अस अ वेरी बैड टाइम, बैड रेपुटेशन, बैड कंपटीशन एंड अनहेल्दी कंपटीशन। करेक्ट। सो कैन यू टॉक अबाउट समथिंग आयुष्मान भारत वाला जो अभी योजना आया है? हाँ, उसमें ये प्लास्टिक सर्जरी होती है कि नहीं? आप यस आयुष्मान भारत में बहुत लिमिटेड प्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो आयुष्मान भारत का एक पैकेज उसमें होता है। आयुष्मान भारत में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मैं आपको आयुष्मान भारत को एक जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बताता हूँ। मैं सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स लूंगा। मैं भिलाई में हूँ, विच इज सेंटर। रायपुर इज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड राजनांदगांव भिलाई के नीचे आता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मोर देन 400 हॉस्पिटल्स हैं, मोर देन 50 बेडेड, जिनको गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम दी हुई है। अच्छा। और अभी गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया है कि एक प्लास्टिक सर्जन कैन नॉट वर्क इन मोर देन 3 हॉस्पिटल्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम आयुष्मान भारत। ओके। सो अब आप बताओ, 30 प्लास्टिक सर्जन हैं, इंटू 3 करो 90, बाकी 400 हॉस्पिटल्स में आप माइनस कर दो, 300 हॉस्पिटल्स फिर भी बच रहे हैं। वहां पे सफर तो पेशेंट हो रहे हैं ना। लेकिन ये भी तो है कि एक इंडिविजुअल डॉक्टर के ऊपर बर्डन ज्यादा दे देना तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के लिए तो डोंट माइंड बट एग्रीड हो जाता है कि भाई अच्छा कमाने को मिल जाएगा। अच्छा, कमाने की बात कर ही दी है ना आपको लगता है गवर्नमेंट स्कीम से कोई डॉक्टर पैसा कमा सकता है? मतलब इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। बट कम से कम फेमसनेस तो आ जाती है आपको, फेमसनेस तो आ जाती है, वहां पर भी बुला रहे, यहाँ भी बुला रहे। नहीं, फेमसनेस आने वो अच्छा है, हम सर्व कर रहे हैं। करेक्ट। एक तो वैसे भी आयुष्मान भारत में इट डजंट कवर कॉस्मेटिक सर्जरी एंड मेजर पोर्शन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा। जो लिमिटेड चीजें कवर करता है दे आर इमरजेंसी और नीडी प्रोसीजर्स हैं सारे। जैसे बर्न में जलने के बाद जो ऐसे कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह आ जाते हैं, उसको रिलीज करना, कुछ एक्सीडेंट हो के बाद उसको ट्रीट करना, ये सब चीजों को आयुष्मान भारत कवर करता है। अब उसमें भी सफर कौन हो रहा है? पेशेंट ही हो रहा है। और गवर्नमेंट स्कीम में कोई नहीं कमा सकता, कोई डॉक्टर नहीं कमा सकता, ये मैं बहुत क्लियरली आपको बोल देता हूँ। इतने लिमिटेड पैकेजेस हैं, इतने सारे लिमिटेशंस हैं, उसमें हम डॉक्टर्स को भी आप लिमिट कर देंगे। इस चीज के लिए मैंने बहुत पीएमओ को लेटर लिखा है। अच्छा। हाँ, मुझे इसका रिप्लाई भी आया है कि योर सजेशन इज वैलिड, बट मैंने पूरा एग्जांपल देते हुए लिखा है ये हॉस्पिटल्स और कैलकुलेट करके। बट इट्स अ रीजनल थिंग, तो रीजनल अथॉरिटी को हम फॉरवर्ड कर दिए। अब एक्शन तो होना नहीं। बट इट्स गुड दैट एटलीस्ट यू हैव टेकन द इनिशिएटिव, आपने ये सोशली अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व करते हुए एक लेटर जैसा चीज किया, गुहार लगाई है, कह सकते हैं। गुहार तो मैं बहुत चीजों की लगाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? एज एन एग्जांपल दीजिए अब आप। मुझे बहुत लोगों को बताया भी है कैसे करना है। जैसे राइट टू पीएमओ करके एक ऐप है, तो कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ भी हॉस्पिटल बेस्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं, हमारी फील्ड से बेस पर हम सीधा पीएमओ को लेटर लिखते हैं। Correct. अच्छी बात यह है कि एक रिप्लाई करना आता है, पीएमओ ऑफिस बहुत स्ट्रांग है, रिप्लाई करता है। पर ऐसे सोशली भी मैं अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ ये वो, तो कुछ मुझे ऐसा अटपटा लगता है तो मैं उस चीज के लिए लेटर लिख देता हूँ। अच्छा। मतलब पीएमओ को या फिर यहाँ लोकल अथॉरिटीज को, और वेट करता हूँ रिप्लाई का। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ साल पहले, 2 या 3 साल पहले, डब्ल्यूडी ने, ये दुर्ग से रायपुर जाते हैं 40 किलोमीटर का हाईवे, वहां पे 9 जगह बहुत बड़े बड़े ब्रेकर्स बना दिए थे, इतने बड़े बड़े ब्रेकर्स कि गाड़ी मतलब लिटरली ऐसे 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 होके जाती है। अरे तो अब वो किस सेंस से बनाए, हर सिग्नल के पहले वो ब्रेकर समझ में नहीं आता ब्रेकर का भी। तो मैंने लिखा कि इट्स पीएमओ को लिखा कि ये बेनिफिट भी है और ये नुकसान भी है। बेनिफिट ऐसा है कि आपको अब हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर जा रही है तो वो अपने आप डिलीवर कर जाएगी इतने बड़े।
और फायदेमंद ये है कि आप हॉस्पिटल्स का फायदा करा रहे हो, जिनको बैक एक है उनको 100% वो बैक एक एग्रीवेट होगा। सही ऐसे बात करके सही बात है। आप मानेंगे नहीं, वो लेटर गया है 7 दिन के अंदर सारे ब्रेकर्स हट गए थे। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ऐसे भी समथिंग ट्रिगर्ड, हाँ कुछ तो ट्रिगर हुआ। समथिंग ट्रिगर्ड। एग्जैक्टली। आई रोट कि अगर रूल्स के अकॉर्डिंग है तो आप बनाओ, पर नहीं तो रूल्स के हिसाब से बनाओ ना। सही बात है, मेक सेंस। हाँ अदरवाइज क्या मतलब है ये सब हाँ चीजें करने का। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसमें हम लगे रहते हैं। तो सोशली आप कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हो, डिजिटल प्रेजेंस क्या है आपकी? डिजिटली मैं फेसबुक में अवेलेबल हूँ, इंस्टा में अवेलेबल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके। और ज़्यादा मैं प्लास्टिक सर्जरी से ज़्यादा बोलने ज़्यादा अवेयरनेस को ही ज़्यादा बोलता हूँ। पेशेंट अवेयरनेस कैसा होना चाहिए, आपको कौन से डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा बोलता हूँ मेरे चैनल्स में या उसमें भी, इंस्टाग्राम में भी। जैसे मैं हमेशा एक मोटो लेके चलता हूँ, चूज द राइट डॉक्टर। करेक्ट। आप सही डॉक्टर को चुनो। इसमें दोनों का काम आना चाहिए। बिल्कुल। मतलब इट्स बोथ वे थिंग। जैसे मेरा काम है पेशेंट को एजुकेट करना कि आपको ये चीज़ें हैं और आपको ये करना है, और पेशेंट का काम है कि सही चीज़ कोई ये प्रॉब्लम है तो मेरे को किसको दिखाना है। बिल्कुल। तो मेरे पास अगर कोई, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, मेरे पास कोई अगर आ जाएगा हड्डी की प्रॉब्लम लेके, तो आइडियली आई शुड नॉट ट्रीट हिम एंड आई विल नॉट ट्रीट हिम। मैं उसको ट्रीट नहीं करूंगा। बट उसका ये मतलब नहीं कि मैं ट्रीट नहीं करूंगा तो मैं उसको सही गाइडेंस भी नहीं दूंगा। मैं जनरली, मेरा पॉलिसी है कि मैं अपना ओपीडी कैंसिल कराता हूँ और मैं जो एक अच्छे ऑर्थोपेडिशियन है जहाँ पे उसका जेन्युइनली बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा वहाँ पे रेफर करता हूँ। सो एटलीस्ट यू गाइड और एंटरटेन दैट पेशेंट, ऐसा नहीं कि दिस इज छोड़ आवर ही दिया। ड्यूटी, वी शुड गाइड। करेक्ट। एंड दिस इज माय मोटो कि मैं जितने मैक्सिमम लोगों को गाइड कर सकूं करूं। और साथ में ये भी बोलता हूँ, अब जैसे हमारे प्लास्टिक सर्जरी में बहुत से वुंड्स वगैरह, हमको स्कार नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा मिथ है, प्लास्टिक सर्जरी से स्कार गायब हो जाते हैं। अच्छा। तो बॉडी में एक बार अगर स्कार आ जाता है या कट लग जाता है तो स्कार आएगा ही। कुछ चीजें नेचुरल है, यू कैन नॉट चेंज इट आफ्टर हमारा प्लास्टिक काम क्या है, सर्जरी। उस स्कार को कैसे कम से कम करें, मिनिमाइज। जो स्कार हम दे सकते हैं एज अ प्लास्टिक सर्जन, वो मेरे ख्याल से कोई नहीं दे सकता। तो हमारा काम है उस चीज को, बॉडी को एनालाइज करके उसको मिनिमाइज करें। करेक्ट। सो वी डोंट कॉल आवरसेल्व्स स्कारलेस सर्जन्स, बट वी कॉल आवरसेल्व्स एज अ प्रिसाइज सर्जन्स। हम लोग बहुत प्रिसाइज वर्क करते हैं। अब वो कट आ जाते हैं, लोग आपको सुने बच्चे लोग को घर में बोलते हैं हल्दी लगा के आ जाओ, कुछ हल्दी लगा के आते हैं, कुछ चाय पत्ती लगा के आते हैं, कुछ कोलगेट लगा के आते हैं, बर्न्स में कोलगेट लगा के आ जाएंगे। टिपिकल होम रेमेडीज। ये दादी रेमेडीज हैं जो पता नहीं कौन से, ये सब चीजें हार्मफुल है। अब अगर कट में आप रॉ हल्दी लगा दोगे, कट वो भरेगा कैसे, वो नेचुरली तो नहीं भरेगा। अब हमारा काम बढ़ जाता है। हमको सूचर लगाने या जो भी चीज लगानी है उसके पहले वो चुन चुन के हल्दी निकालो, चाय पत्ती निकालो, कितना काम बढ़ता है। तो मैं ये करता हूँ, जब भी ऐसे पेशेंट आते हैं, मतलब आपकी जिम्मेदारी है पहले तो आगे कभी लगाना नहीं। सही बात है। और अपने आसपास के जितने पड़ोस है सबको ये मैसेज देना कि ये नहीं करो। होपफुली मैं किसी दिन सक्सेसफुल होऊंगा कि पूरा मेरा डिस्ट्रिक्ट उस चीज से वो हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा। ग्रेजुअली वी आर ग्रोइंग, एवरीबॉडी इज ग्रोइंग। जैसे बर्न्स में हम लोग बोलते हैं पोर वाटर ऑन बर्न्स, कोई भी बर्न्स हो पानी डालो बस, और कुछ नहीं। हाँ, ना आपको कंबल उड़ाना है, ना आपको कोलगेट लगाना है, बहुत तरह तरह की चीजें करते हैं लोग, और वो अपना एग्रीवेट करके ले आते हैं चीज। वो होता है ना, सुनी सुनाई बातें, किसी ने ये बता दिया, किसी ने वो बता दिया। मिथ। और दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि डायरेक्टली, मैं बोला जैसे डायरेक्ट ब्रांच नहीं है तो कोई लोकल डॉक्टर को पहले दिखाएंगे, फिर वो लोकल डॉक्टर अपने हिसाब से हमको बताएगा, पहले वो ट्रीट करेगा। और लोकल डॉक्टर से मेरा मतलब है क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं, झोला छाप डॉक्टर्स। So you are totally against with that झोला छाप thing. वो will favor them, मतलब झोला छाप डॉक्टर्स हैं। Somewhere they are just ruining your mind, और कहीं ना कहीं आपकी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको भी खराब ही कर रहे हैं। Practice also ever, I openly say they have ruined our practice. Correct. उन लोग को इलाज करने का कोई हक नहीं है। पर कुछ लोगों के बिलीफ है कि गांव में डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग डॉक्टर्स गांव में नहीं जाके करते तो वही ट्रीट करते हैं। आप अपने लेवल तक ट्रीट करो, आपको जितना नॉलेज है। आप अगर कंपाउंडर हो के डॉक्टर बन रहे हो तो वो नहीं है, आप कंपाउंडर हो के कंपाउंडर। फीवर तो मेरी मम्मी भी ट्रीट कर देगी, मेरे पापा, माय फादर इज अ पीडियाट्रिशियन। ओके। तो अब अगर कोई बच्चा मेरे से फीवर की दवा नहीं लेगा, वो मेरी मम्मी से लेगा। बट दैट इज ओके। बट जब फीवर अगर बढ़ रहा है तो मम्मी भी उसको ठीक नहीं करेगी ना, मम्मी बोलेगी बेटा तू अब दिखा दे। करेक्ट।
सो दिस शुड हैपन, पर वो लोग ट्रीट करते हैं, गांव गांव में ड्रिप्स लगा देंगे, गांव गांव में कुछ इलाज कर देंगे, कुछ लोग कान सील देते हैं, कुछ लोग सूचर मार देते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। और फिर हम लोग उस चीज का बर्डन या क्या वर्ड यूज करते हैं, बर्डन नहीं कहेंगे, हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पहले ठीक हाँ करो, फिर अपना हाँ, ट्रीटमेंट स्टार्ट वो करो, चीज तो भुगत थिंग्स रहे हैं विल, अब हम लोग। हाँ, बैंडविड्थ भी जाता है, यस सामने वाले का भी टाइम जाता है, कोई यस मतलब नहीं बनता है। यस। करेक्ट। सो लेट्स कम टू योर फैमिली थिंग, एज यू आर टेलिंग मी कि आपके पापा जो है वो पेडियाट्रिक है, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है उनका भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिला होगा, क्योंकि मुंबई पुणे छोड़ करके आप हाँ यहाँ पर आए, तो यहाँ पे काफी आपको एक पुश मिला हाँ, होगा कि नहीं। I idealize my father. हम्म। In a way, he is a very clean practitioner. उन्होंने अब वो पर हमारा आर्ग्यूमेंट भी उस बात पे होता है कि अच्छा, राउंड वो टेबल डिस्कशंस। राउंड टेबल डिस्कशंस बोल सकते हैं, राउंड टेबल फ्यूड एक ही बात पे होता है कि मैं आज के ज़माने का डॉक्टर हूँ और वो एक बहुत पुराने, एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। करेक्ट। पापा ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस देखी है, अभी भी मेरे फादर 3 घंटा बैठते हैं, अच्छा, अभी भी एट द एज ऑफ 80 he ही still इज स्टिल sits, डूइंग द yeah, प्रैक्टिस। ओह। बट उनके पास जो पेशेंट आते हैं आई फील सो mesmerized by them। उनको कोई हड्डी का भी प्रॉब्लम होगा तो आएंगे, डॉक्टर साहब आपको पहले दिखाएंगे, आप जहाँ सजेस्ट करोगे वहां जाएंगे। ये फेथ हम लोग को नहीं, करेक्ट। आज के पेशेंट्स नहीं नहीं कर पाए। करते हैं। एंड दैट्स बिकॉज उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपनी रखी है। ही गेन्ड इट। ही गेन्ड इट। ही गेन्ड इट। सो फैमिली बैकग्राउंड, पापा का सपोर्ट, मुझे पापा का गुडविल मिला है, नो डाउट, मैं इस चीज के एग्री करूंगा। बट एज सच मैं अपने आप को स्टैंड करने के लिए मुझे जीरो से स्टैंड करना, मुझे हॉस्पिटल्स में मिलना पड़ा, मुझे हाँ, हॉस्पिटल्स में अपना काम बताना पड़ा। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू। प्रैक्टिस ही अलग थी ना यस, टोटली। हाँ पेडियाट्रिक का बेटा पेडियाट्रिक नहीं था हाँ, पीडियाट्रिक का वो। बेटा मैं आई करेक्ट। वुड हैव, मेरे पास चॉइस थी, अच्छा। मेरे को पीडियाट्रिक्स मिल रहा था मेरे सिलेक्शन के टाइम, अच्छा। बट आई चोज टू बी अ सर्जन। बढ़िया। एंड आई हैव हर्ड लाइक योर वाइफ इज आल्सो रेडियोलॉजिस्ट, यस, सो माय वाइफ इज अ रेडियोलॉजिस्ट, तो घर में 3 डॉक्टर हैं, तो हम लोग, शी इज आल्सो वर्किंग। सो हमारे मेरे 2 बच्चे हैं, हम्म। 2 किड्स हैं, अच्छा। एक भी 13 ईयर्स का है, एक 11 ईयर्स का है। हम्म। बट वो मेरे बच्चे नहीं है, वो दादा दादी के बच्चे हैं, बिकॉज अच्छा। माई मदर इज द होम मेकर, हाँ, शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, तो हम लोग अपना काम कर पाते हैं, ऐसा है। करेक्ट है। बैकबोन तो चाहिए ही रहता है, बैकबोन बैक चाहिए, तो सपोर्ट चाहिए। फैमिली इज वेरी हेल्पफुल। उन्होंने मेरे को कभी कुछ चीज़ के लिए रोका नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करने से, मुझे यहाँ जाना है, हम्म। मुझे ये सीखना है, वो फैमिली इज़ वेरी हेल्पफुल। एट द सेम टाइम थोड़ा डिसिप्लिन में भी रखा पापा ने, हम्म। और उस वजह से मैं पढ़ के सब चीज़ें किया, मेरा पूरा थ्रू एंड थ्रू हुआ, मुझे कहीं ब्रेक नहीं लगा कोई हाँ, चीज़ में। एंड गुडविल बोलो एंड थोड़ा हार्ड वर्क बोलो, दोनों तो काम आप करा। फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस कैसे कर पाते हो, क्योंकि आपका तो बहुत ही हेक्टिक लग रहा है मुझे शेड्यूल। थोड़ा मुश्किल होता है, अब हो रहा है, पहले हम्म। शुरू में बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता था, अब आई हैव कट डाउन, थोड़ा सा इमरजेंसीज वगैरह को भी मैं कट डाउन कर दिया मैं हम्म। अगर नहीं, पहले ये लगता था ना कि नहीं आ रहा है पेशेंट, फिर अब ये लगता है कि नहीं हमको फैमिली को भी टाइम देना है, अभी बहुत लोग आ गए हैं, करेक्ट। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप रेफर कर लो, कहीं छोड़ भेज दो दो। थोड़े टाइम। मुझे जैसे घूमने का बहुत शौक है, अच्छा। तो मैं हर थोड़े दिन में एक ब्रेक लेके घूमने चल जाता हूँ। तो आप जब घूमने जाते हो ना, तो आपके जो सर्कल में है वो आपको बहुत नेगेटिव वो काउंसिल करते हैं, खासकर डॉक्टर्स। अच्छा। अरे तुम चले जाओगे 10 दिन के लिए तो कैसे होगा, ओपीडी कैसे चलेगी, करेक्ट। सर्जरी कैसे बैठेगी, इतना हॉस्पिटल में कुछ आ जाएगा तो कौन संभालेगा। हम्म। पहले ये सब चीजें थॉट आते थे, अब नहीं, अब नहीं, अब सब रिलैक्स हो अब गए। सब, अब इट डजेंट बॉदर एट ऑल। हम्म। भाई कहीं ना कहीं तो कराएगा ना, हम जब नहीं थे तब भी तो ट्रीटमेंट हो रहा था, तो हम करेक्ट। नहीं रहेंगे तब भी ट्रीटमेंट होगा। और मेरे सो ख्याल से सब डॉक्टर्स के लिए ये चीज तो इम्पोर्टेंट है कि यस, अपनी लाइफ भी देखो, फैमिली लाइफ इज ऑल्सो हाँ, इम्पोर्टेंट फैमिली। मैं फेशियल सर्जरीज के लिए, फेशियल फ्रैक्चर्स और उसके लिए एक फेलोशिप करने गया था, 1 मंथ आई वाज इन ऑस्ट्रिया, मेरे पास एक फेलोशिप भी थी उस समय। मुझे जब 5 years डाउन द प्रैक्टिस, 2017 की बात है, 2018 की बात है, जब मैं प्रैक्टिस में अच्छा कर रहा था, तब मुझे बहुत लोगों ने बोला तुम 1 महीने बाद आओगे, तुम पूरे प्रैक्टिस तो तुम्हारी जीरो हो जाएगी, करेक्ट, कैसे और करोगे वो कैसे चीज। करोगे, पेशेंट जो इतने सारे हैं दिखाने में कैसे आएंगे, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस, हॉस्पिटल्स भी तुमको कॉल करना बंद कर देंगे। ओह। कुछ नहीं सुना, मैं चला गया। अच्छा। आप मानोगे नहीं, जिस दिन आया हूँ उसके नेक्स्ट डे आई ऑपरेटेड 5 केसेस। वाओ, सो दैट डजंट मेक अ ये तो डिफरेंस। विक्ट्री होगी। इट्स अ विक्ट्री, इट्स ऑलवेज अ विक्ट्री। सो आप अपने लिए टाइम दे रहे हो, अपने फैमिली के लिए टाइम दे रहे हो, और अपने सब कुछ प्रैक्टिस अच्छे से बैलेंस्ड है, कर रहे हो, तो सब बैलेंस हो जाता है। सब बैलेंस हो यस, जाता है। सो डॉक्टर दीपक, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ जो आपके लिए मेमोरेबल रह गया, जो आज भी बात करें तो गूज बम्स हो जाए कि हाँ इस तरह का कोई केस आया था मेरे पास। केसेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑब्वियसली। एग्जांपल्स हैं। जैसे गूज़बम्प्स ये आता है जब एक गूज़बम्प आता है, एक मेरे पास
10 साल बाद एक कोई पेशेंट दिखाने आता है, बोलता है आपको याद है आपने मेरा इलाज किया था, और मैं अपनी दादी को भी लेके आया हूँ। दैट गिव्स यू गूज बम्प्स। आपको जो पेशेंट्स अपना रिलेटिव या अपने किसी पेशेंट को लेके जाता है, वो आपको गूज बम्प देता है लिटरली, कि वाह यार बहुत अच्छा किया था जो अब आ रहा है। एज अ सर्जन ना यू फील वेरी एक्साइटेड एंड वेरी, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। फिर एक मेरे पास पेशेंट था, एक लड़की थी, 3 डॉक्टर्स ने बोल दिया था उसको पैर में एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, तो पैर में बहुत गंदा क्रश हो गया था। तो 3 डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल एडवाइस की मोस्ट प्रोबेबली पैर काटना पड़ेगा। तो वो घूमते 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 आए, और मैं बोला आई विल टेक एन अटेम्प्ट कि मैं पैर को सैल्वेज करूंगा, मतलब बचाऊंगा। मैंने पैर बचाया, 3 ऑपरेशंस हुए, उसके पैर उसका बच गया। नाउ 5 years डाउन द लाइन शी इज गोइंग फॉर अ जॉब, अपना चलते हुए आती है, मिलती है, वो देता है गूज बम्प्स। वो बहुत रेस्पेक्ट देता है, बहुत प्राउड फील देता है कहीं ना कहीं कि जो नहीं कर पा रहे थे लोग, वो मैंने कर दिया। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, एक मतलब हमारे पास हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रॉमा जो होता है उसको भी ट्रीट करते हैं, तो अलग उंगली को जोड़ देते हैं, ये सब भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। आपको बहुत लोगों को नहीं पता है। अलग उंगली जुड़ जाती है, अलग हाथ जुड़ जाता है, अलग एल्बो जुड़ जाता है। टाइमली अगर आप लाएं और टाइमली करें तो 2 पेशेंट्स हैं, एक हम लोग चांसेस बताते हैं कितना परसेंट है। एक पुलिस वाला था, वो उसका अंगूठा अलग हो गया था कुछ एक्सीडेंट के थ्रू, तो मैंने बताया, और काफी क्रश था, मैंने बताया ऑलमोस्ट 10 to 15% चांस है कि अपन अटेम्प्ट करते हैं बचा सकते हैं, तो 85% चांस है कि शायद नहीं बचेगा। तो उनके वो के पे हवलदार था, या वो तो उनके एसपी ने फोन किया, डॉक्टर साहब अगर 5% भी चांस हो तो आप लीजिए, पर उसको करिए। वो बच गया। एंड ही कम्स, वो बोलता है मैं गन चला पा रहा हूँ, आई एम एबल टू होल्ड इट एंड डूइंग इट नाइटली। बट उसी का कॉन्ट्ररी ऐसा होता है कि कभी कभी जब अच्छे वुंड्स रहते हैं, हम 50% भी चांस रहते हैं फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह में, तो बोलते हैं 50% ही चांस दे रहे हो ना आप सर, उससे अच्छा रहन दो। इतना 50% चांस दे के इतना कोई खर्चा करेगा, उससे अच्छा रहन दीजिए। सही बात है। तो सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने जैसे बताया था कि आपने लेटर्स लिखे और वो सब चीजें हुई, उसके अलावा जैसे डॉक्टर्स नॉर्मली कैंप वगैरह लगाते हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली यू डू दैट? कितना? पहले बहुत लगाते थे हम लोग, अभी भी मैं जाता हूँ, कुछ सोशल एनजीओज वगैरह के कुछ कैंप्स होते हैं, कुछ रोटरी में, आई एम एसोसिएटेड विद रोटरी आल्सो, तो रोटरी के कुछ फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग लगाते हैं कैंप्स। बट अब वो थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि कैंप्स में एक प्रॉब्लम होता है कि मेरे को यहीं पे अवेयरनेस करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, कैंप्स में सब जनरल प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, मतलब एक बहुत जनरलाइज प्रॉब्लम, तो अब मजा मुझे भी नहीं आता। बट ऐसे फ्री कैंप्स हम लगाते रहते हैं, और कुछ एनजीओ अगर अप्रोच करते हैं तो वो भी लगाते रहते हैं। फ्री कैंप्स अगर पर्टिकुलरली हम इस चीज के लिए लगाए कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या, कॉस्मेटिक सर्जरी है क्या, इसी को ही फोकस करते हुए लगाए, तो मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस ज्यादा अच्छे से स्प्रेड हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, पर आजकल क्या हो गया है कि एनजीओ भी कुछ अपना फायदा देखते हैं ऐसा करके। मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, स्माइल ट्रेन करके एक बहुत बड़ा बिल गेट्स का जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, स्माइल ट्रेन आपने सुना होगा, कट्टे फटे बच्चों के होठ, उनकी गाड़ियां, मतलब बहुत अच्छा एड्स भी आते हैं उनके, एंड इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, पूरा बाहर से फंडेड है। काफी सुना। वो इंडिया में मतलब ऐसा है कि जितने जो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे रहते हैं उनका, और जो डिफॉर्मिटीज के रहते हैं उनका स्माइल ट्रेन पूरा खर्चा बढ़ता है, एनजीओ के थ्रू होता है। तो मेरे जो मेंटर हैं जिनसे मैं ट्रेनिंग ली है, डॉक्टर मोकल हैं, ही इज अ वेरी गुड स्माइल क्लेफ्ट सर्जन, एंड वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं उस सोसाइटी के। अच्छा। वो मेरे मेंटर हैं, वो मेरे गाइड हैं। तो मैंने अपना सर्जरी खत्म करने के बाद पहला जो सेट खरीदा था, जो प्लास्टिक सर्जरी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के सेट होते हैं, वो क्लेफ्ट का ही खरीदा था। अच्छा। यहाँ आके मुझे पता चला कि स्माइल ट्रेन मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत लड़ा मैं, 3 years तक आई फॉट विद देम। मैंने उनको लेटर्स लिखे, फोटोज भेजी, कैसे करा, बट नहीं दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनका भी एक वेस्टर्न इंटरेस्ट था। मुझे इसके लिए थोड़ी वो भी हुई, नेगेटिव फीडबैक भी आया कुछ। हॉस्पिटल्स वाले बोले क्यों लड़ रहे हो, हमारा भी बंद हो जाएगा ऐसा करके। और उनकी तरफ से भी इनडायरेक्ट मुझे धमकी आई, आप ये सोचिए। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल पे लोग बैठे हैं, आप किस सबको जज नहीं कर सकते ना कौन से लेवल पे। धमकी आई, लेकिन आई डिडंट गिव अप, मैं लिखता रहा। अभी तक मुझे स्माइल ट्रेन नहीं मिला है, और अब मुझे उसको मिलने की उम्मीद भी नहीं है, बट स्टिल आई फाइंड दैट इंसिडेंट वेरी अगली। हाँ, कि आप इतने आप दे रहे हो, आप डेंटिस्ट लोग को भी दे रहे हो स्माइल ट्रेन,
तो आपको प्लास्टिक सर्जन को देना चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी मच बेटर ट्रेन देन देम करेक्ट इन दिस सर्जरीज। फेयर इनफ। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक ट्रिगर करी कि ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ, वो चीज फिर तो वो बता लगता है कि प्रैक्टिस में मजा नहीं है, शुरू में बहुत बुरा लगता है कि अरे मजा नहीं आ रहा है, ये क्यों होगा, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, करेक्ट बट फिर आप नई चीजें एक्सप्लोर करते हो। ब्रांच की स्पेशलिटी ये है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है करने के लिए, आप जो करना चाहो। अब मेरे को एक स्ट्रगल जो होता है, नॉर्मली आप मेट्रोज में देखेंगे तो आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन अलग हैं, ये फेशियल सर्जन अलग हैं, लेजर बिल्कुल के बिल्कुल सर्जन अलग हैं, ऑल आर प्लास्टिक सर्जन, बस सबने अपने आप को सेग्रीगेट कैटेगराइज कर करा लिया है। हुआ है। मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक पार्ट ऑफ प्रैक्टिस रिकंस्ट्रक्शन और ये ट्रॉमा प्रैक्टिस में भी बहुत जाता है। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं छोटी जगह पे हूँ। अगर मैं अपने आप को सेग्रीगेट कर दूंगा तो एक अननेसेसरी का खुद पे बर्डन भी फेस करूंगा और कंपटीशन भी फेस करूंगा। करेक्ट। सो आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट मैं सब चीज में और फाइनिस ढूंढता जा रहा हूँ और बेटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा जर्नी चल रहा है आपका, और मुझे लगता है कि ऐसे ही करते रहे तो स्प्रेड और अवेयरनेस जल्दी ही वैसा हो जाएगा जैसा हम एक्सपेक्ट हाँ कर रहे हैं। तो डॉक्टर दीपक, ये जो आपका आकृति क्लिनिक है, हाँ, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी। तो आकृति क्लिनिक का अभी आपका क्या विजन है? आप इस ब्रांच को भिलाई, दुर्ग के अलावा और कहाँ कहाँ पे देखते हैं? आकृति क्लिनिक जब मैंने खोला था 5 साल प्रैक्टिस करके, फिर आई फॉर्म्ड ब्रांच आकृति क्लिनिक करके, मुझे कंपनी खोल के फिर मैंने अपना क्लिनिक सेटअप किया था। उसके पहले मैं जगह जगह जाके प्रैक्टिस करता था, एंड मेरा मोटो एक ही था, एक आपको एक जगह पे, छोटी जगह पे बहुत क्लास ट्रीटमेंट देना है। दिस वॉज माई मोटो। क्योंकि हम मेरे क्लिनिक में, आप मेरे ओटी में आओगे तो सबसे एडवांस सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास, जो मशीन्स है सबसे एडवांस है। भले ही मैं कम कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। सो द माई मोटो वॉज सेम, कि आपको एक क्लास इलाज एट पार विद द सिटी कॉस्ट आपको देना है। अच्छा, परफेक्ट है। सो अभी मैं दुर्ग से स्टार्ट किया था, फिर मैंने एक ब्रांच रांजनगांव करके यहाँ पे एक पैरेलल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे खोला है। ओके। और इट्स एन ओपीडी ब्रांच, उसको भी एक्सपेंड करूंगा। मेरा फर्दर प्लान है कि मैं 2-3 ब्रांचेस और करूं। अच्छा। एक रायपुर में खोलूं और एक दो जगह और करूं, बट आई फॉर दैट मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे एक अच्छी टीम चाहिए और क्वालिफाइड टीम चाहिए। करेक्ट। और क्वालिफाइड टीम मिलना आज की डेट में सबसे बड़ी, आपको बोल दो ना, बहुत सारे एस्थेटिशियंस, बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, बट आपको क्वालिफाइड बहुत कम मिलेंगे। अब क्वालिफाइड। मेरा सिंपल फंडा है, क्वालिफाइड मिलेगा तभी अपन एक्सपेंड करेंगे, नहीं तो आई एम हैप्पी। नहीं तो ये पॉडकास्ट आपको हेल्प करेगा ना क्वालिफाइड डॉक्टर्स ढूंढने के लिए, ऑफ कोर्स। जो हेल्प कर दे दैट इज मतलब प्लस। प्लस फॉर मी एंड गॉड्स ग्रेस फॉर देम, ऐसा करके कि हेल्प करे, क्योंकि हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आकृति क्लिनिक की एक स्पेशलिटी हमेशा रही है। नाम भी आप देखोगे, इट्स बहुत सारे फसी फसी नेम्स रहते हैं ना, तो मुझे एक लोकल नेम रखना था। यहाँ पे बेसिकली हिंदी ज्यादा स्पीक, छत्तीसगढ़ी और हिंदी 2 भाषा ज्यादा चलती है, तो मुझे एक हिंदी नाम चाहिए था। बहुत R&D करने के बाद फिर मैंने आकृति क्लिनिक पे लॉक किया अपना नाम। अब तो आपकी वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर यू आर। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स आपके पास काफी है, और ऑफलाइन की बात करें तो रेफरेंसेस और रिकमेंडेशंस भी बहुत है। तो डेफिनेटली हम इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड कैच, ये अच्छा है काफी। तो अभी मुझे ये जानना है कि आप क्या सोचते हो, मतलब इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन को, तो क्या डिफरेंस मेन आपको लगता है, और क्या लगता है आपको कि इंडिया में क्या चीज इंप्लीमेंट और होनी चाहिए जिससे कि शायद कुछ बेटर हो जाए? मैं आपके मार्केट को 3 में सेग्रीगेट, आपने 2 में किया, इंडियन एंड फॉरेन मार्केट। Indian market, India is divided into 2: Indian market in metros and Indian market in other cities, apart from metros and foreign market. Perfect. फॉरेन में क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम सिर्फ लेवल ऑफ एजुकेशन का है, अवेयरनेस का है। फॉरेन में पीपल आर अवेयर, उनको पता है कि क्या दिखाना है, का लिमिटेड रिसोर्सेज में और अच्छे बहुत क्लासी रिसोर्सेज में, और दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, बिकॉज वहाँ पे पब्लिक भी वैसे दिखाता है। जैसे ताइवान जैसी छोटी सिटीज में भी, कंट्रीज में भी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि लिमिटेड सर्जन्स हैं पर रिसोर्सेज उनके पास बहुत अच्छी है और बहुत गाइडेड है, बीच के आदमी नहीं है। करेक्ट, हाँ वो तो है। और यही चीज हमारे मेट्रोज में भी है, बीच के आदमी नहीं है। बीच के आदमी यहाँ के छोटे सिटीज के डॉक्टर्स हैं जो बोलते हैं कि यार वो जिनसे वो सर्टिफाइड नहीं है, हम बॉम्बे जाके दिखाएंगे, हम दिल्ली जाके दिखाएंगे। तो वहाँ पे बीच के आदमी सीख पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी
उनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है और पेशेंट के पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। तो फॉरेन में प्रैक्टिस करना मच इजियर, अभी भी मैं बोलूँगा। ये स्ट्रगल जिनको लेना पसंद है वो, मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ बेटा तुम लोग अगर ये चीजें कर सकते हो तो ही इस लाइन में जाना, नहीं तो जरूरत नहीं है बनने की। आई एम सफिशिएंट, मैं घर में एक डॉक्टर और मेरी वाइफ दोनों काफी है बस, काफी है। क्योंकि अलग लेवल है, पेशेंट को अवेयर करने का अलग लेवल है। फॉरेन में पेशेंट आपको बहुत सारा पेशेंस और कामनेस चाहिए, पेशेंस कामनेस बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है ये तो है ही। इट्स गुड। हम लोग जब जाते हैं, मैं फॉरेन में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाता हूँ तो बोलते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो टोयोटा की बात नहीं करते हैं, टोयोटा मॉडल पे चलते हैं लेकिन बात टेस्ला की करते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ आप कितना भी कर लें लेकिन उस लेवल पे रेस्पेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल पेशेंट्स लोग को आप 10 अच्छे काम कर लो या 100 अच्छे काम कर लो और एक खराब रिजल्ट अगर आता है, वो खराब रिजल्ट ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, वही प्रॉब्लम है। आपके 100 काम नहीं आते। तो आपका ये सजेशन क्या है अभी आज के जनरेशन के लिए, एज अ पेशेंट अगर आप किसी को देखो तो क्या लगता है आपको, उनको क्या करना चाहिए? डॉक्टर चूज कैसे करें, राइट डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर चूज कैसे करें? अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप पूरा, यू हैव द राइट, तो आप सब चीज, आजकल सब चीजें वेब पे बहुत इजीली अवेलेबल है। आप क्वालिफिकेशंस देखो, आप नंबर ऑफ काम देखो उनका, और आप जाके मिलो, आप फोन में बात मत करो। एक सबसे बड़ा बुरी चीज होती है कि लोग व्हाट्सएप में ही या फोन पे ही हमको ये है, हमको ये कराना है, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। उसमें आपको, और हमको भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। मेरे पास मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद अपन इसमें आगे बात करेंगे। जैसे पीआरपी आपने सुना होगा, पीआरपी देते हैं, हेयर फॉल के लिए पीआरपी होता है। तो मेरे पास फोन आते हैं, डॉक्टर साहब आप पीआरपी करते हैं क्या? मुझे क्या जवाब देना चाहिए आपके हिसाब से? मैं करता हूँ पीआरपी। हाँ, अब वो मेरे से इंडिकेशन वो आ रहा है, बोलता है मेरा पीआरपी कर दीजिए, मैं कर दूंगा। एक दूसरा पेशेंट आता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब मतलब क्या कर सकते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा ये कर सकते हैं। तो पीआरपी के फायदे उनको बताऊंगा, पीआरपी के फायदे नुकसान। आई एम नॉट बाउंड टू टेल अदर पर्सन की पीआरपी के फायदे नुकसान। फिर लेकिन जो पेशेंट बोलता है डॉक्टर पीआरपी कर तो दे लेकिन रिजल्ट नहीं आया, भाई आपने पूछा ही नहीं। आप सिर्फ प्रोसीजर करवाने आए हो, इट्स एन ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर। मैं कर भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि हार्मलेस प्रोसीजर है, उसमें कोई रिएक्शन और उसका चांसेस बहुत नहीं के बराबर है, और फिर भी हम पूरे प्रिकॉशंस लेके करते हैं। बट आपने पूछा नहीं ना, आपको करवाना है वो। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। व्हाट्सएप में लोग पूछते हैं ये कर सर्जरी कराना है, फिर पूछते हैं कितना खर्चा आएगा, फिर हम फोटो भेज दे क्या? फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो मैं यंग लोगों को या आज की जनरेशन को या ओल्ड लोगों को सबको ये बोलता हूँ, आप लोग आके दिखाइए, आप लोग आके कंसल्ट करिए। हो सकता है पीआरपी नहीं कुछ और ट्रीटमेंट हो आपके लिए जो बेस्ट हो, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं फेथ हो रहा है, आप नहीं हमको वो कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है थोड़े भी डाउट्स आ रहे हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू टेक अ सेकंड ओपिनियन। बट वो सेकंड ओपिनियन भी, जैसे आपने प्लास्टिक सर्जन को दिखाया है, तो आप एक प्रॉब्लम के लिए सेकंड ओपिनियन प्लास्टिक सर्जन से ही लीजिए। करेक्ट। आप अगर जाएंगे और वही फिर हड्डी के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी का प्रॉब्लम है, तो वो तो अपना वो रॉन्ग हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको भी उतना अवेयरनेस लाना चाहिए कि ताकि आप मिसगाइड ना हो। यस, यू हैव टू चूज द राइट पर्सन, आपको चूज द राइट स्पेशलिटी। और हमारी तरफ से हम ये कर सकते हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि इसके लिए कौन बेटर है, कौन बेटर नहीं है। इससे बीच के आदमी खत्म हो जाएंगे, और बीच के आदमी खत्म हो जाएंगे तो हम लोग सबसे ज्यादा हैप्पी रहेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। यंग लोग आजकल बहुत अवेयर हो गए। जैसे पेरेंट्स आते हैं, गायनेकोमेस्टिया मतलब मेल ब्रेस्ट का एक प्रॉब्लम होता है, अच्छा। जो बहुत कॉमन है, जो पहले से है, अच्छा। बट अब आते हैं, एक फादर और एक बेटा आ रहा है, वो बोलेगा कि हमको गायनेकोमेस्टिया का मेरे को सर्जरी कराना है, तो फादर बोलेगा क्या करेगा करा के? बोला कल होगा आपको भी सर, लेकिन आपका पहनावा अलग था, आप लोग लूज शर्ट्स पहनते हो, सब चीज पहनते हो। आज की जनरेशन टी शर्ट्स पहनती है, उसको लोग टॉन्ट करते हैं, उनका सेल्फ इमेज, सेल्फ मोटिवेशन के लिए इसे सर्जरी कराना है, तो आजकल लोग बहुत करा रहे हैं। और हम लोग को उसके लिए डबल काउंसलिंग करनी पड़ती है, पेरेंट को अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी और बच्चे को अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी। वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, वो ज्यादा चलेंगी। बट काउंसलिंग बहुत एक आर्ट है। करेक्ट। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपकी काउंसलिंग स्टाइल भी, जिस तरह से आप बात करो, ऐसा लग रहा है कि बहुत फैमिलियर और फ्रेंडली होकर करते हो, ताकि सामने वाला पर्सन बहुत कंफर्टेबल होकर और खुल के बात करे। अब हो गई है ऐसा, कब पहले तो हम लोग कभी कभी इरिटेट हो जाते थे, क्योंकि अननेसेसरी की चीजें भी बहुत सारी हो जाती थी,
अरे यार ठीक है, अब मतलब इससे ज्यादा क्या समझा, ऐसा हो जाता है। बट नहीं, करना चाहिए। हमको भी लगता है कि मैं बहुत देर समझाता हूँ आपको, और यंग लोग को ऐसा नहीं कि एक बार डॉक्टर को दिखा दिए तो काउंसलिंग हो गई तो उसका, आपको 3 बार सवाल पूछना, 3 बार पूछ सकते पूछो। हो। बस आप एक ही सवाल को 3 बार मत पूछो, क्योंकि उससे हमारा भी टाइम जाएगा, आपका भी टाइम जाएगा। करेक्ट है, इट्स अ टीचर फॉर स्टूडेंट्स। यस। सिंपल। अगर आप जितने कीन हो जानने के लिए, उतना आप बताने के लिए हाँ, कीन हो। इट्स वेरी सिंपल। आपको जो सवाल है आप पूछो, हम क्लियर करेंगे। और आप कन्विंस नहीं हो तो ऑलवेज गो फॉर अ सेकेंड ओपिनियन, गो फॉर अ थर्ड परफेक्ट। ओपिनियन। परफेक्ट। डॉक्टर दीपक कोठारी से तो हम मिल लिए, हमने बात भी कर ली। इनके लिए ये पॉडकास्ट काफी कम है, बिकॉज ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, ही इज अ बुक for a medical, for revolution, or what should I say? I don't have a words for him. So I invite all the medical practitioner who are actually qualified and who wants to join his team for his revolution. Revolution ही बोलूंगी इसे, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी आज भी इंडिया में पूरी तरह से टच नहीं है. So I want everyone to know about it, be literate, and take care.